तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो क्या मैकेनिज्म होता है, क्या मैकेनिज्म होता है जब एक करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर से। एक्चुअल में क्या करंट फ्लो होता है कि एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी का फ्लो होता है तो क्यों होता है, क्यों करंट फ्लो होती है, ठीक है ना। क्या प्रोसेस होता है, क्या मैकेनिज्म होता है। इसी में कुछ टर्म्स आएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हम लोग देखेंगे क्या होता है, मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है। इसमें एक टर्म आएगा रिलैक्सेशन टाइम, जो आप लोग क्लास 11th में पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, ठीक है ना। मीन फ्री पाथ, जब दो चार्जेज या दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते थे, ठीक है, तो दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस मीन फ्री पाथ होती थी। जो कोलिजन के बीच में टाइम लगता था वो रिलैक्सेशन टाइम होता था, याद आ रहा होगा आप लोगों का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो ज़बरदस्ती किसी फोर्स को लगा के मोशन किया जाए, जैसे मैं इधर उधर घूम रहा हूँ रेंडमली, पर जब मुझको कोई एक पार्टिकुलर फोर्स लगा दिया जाए कि आपको केवल इसी डायरेक्शन में जाना है, तो उस टाइप की वेलोसिटी को कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो क्या होता है, मोबिलिटी क्या होती है, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, करंट से इसका क्या रिलेशन है, ठीक। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या था, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस था, याद आ रहा होगा। एक्चुअली में रो क्या होता है, किस किस चीज़ पर रो डिपेंड करता है, ठीक है। लेंथ पे, एरिया पे चेंज होने पर क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ हम लोग देखेंगे। तो डिफरेंट चीज़ें इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इस लेक्चर में, ठीक है। और धीरे धीरे चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी और इस पर बेस हम लोग कुछ निमेश कर देखेंगे। तो हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर। क्या मैकेनिज्म होता है जब एक करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, ठीक है। हेडिंग डालिए। आज का टॉपिक इंटरेस्टेड है, चलिए देखते हैं। मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है, मैंने सर्कुलर वायर लिया है। कैसा वायर लिया है, सर्कुलर वायर लिया है, ठीक है। जिसका ये ए है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए क्या है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एकदम धीरे धीरे समझते चलेंगे, ठीक है। हमने क्या किया है, कंडक्टर की लेंथ को स्मॉल एल माना है, यानी एल क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर, ठीक है। अच्छा, कोई भी मेटल है, हम कंडक्टर की स्पेशली बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें कॉपर आ जाएगा। हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। ये क्या है, कंडक्टर्स हैं, ठीक है। मेटल है, वो एजी हो सकता है, एयू हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने कॉपर का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कॉपर का वायर ले रहा हूँ, स्पेशली ज़्यादातर कॉपर ही यूज किया जाता है, आपको पता है। तो मैं कॉपर का एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक कॉपर का कंडक्टर है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, चीज़ें समझ में आई। तो कंडक्टर है, स्पेशली मैं कॉपर को एग्जाम कर रहा हूँ, मान लो कॉपर है, क्लियर है। तो एक कंडक्टर में, एक मेटल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कंडक्टर है जो करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है, जिसमें कंडक्टिविटी आसान होती है, जिसमें करंट आसानी से फ्लो जाता है, उसको कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होंगी, ठीक है। तो कॉपर कंडक्टर्स में ऐसा है कि 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर होता है। अब सोच लीजिए, एक क्यूबिक मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर क्यूबिक मीटर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 10⁸ पर क्यूबिक मीटर। किसमें, कंडक्टर्स में, किसमें, इन कंडक्टर, या मैं बात करूंगा मेटल्स में, ठीक है ना। मेटल्स में, मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है, केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो अब क्या है कि कंडक्टर है जिसका मैंने एरिया ए माना है, लेंथ एल मानी है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। आप देख रहे हैं पर क्यूबिक मीटर 10⁻28
इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब होता क्या है कि एट रूम टेम्परेचर क्लियर है ना, जैसे बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है अप्रॉक्सीमेट, सिमिलरली एक स्टैंडर्ड मान लिया गया, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप किस इन्वायरमेंट में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। पर एग्जाम मानता है स्टैंडर्ड है, एट रूम टेम्परेचर वो 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है या 300 केल्विन माना जाता है। क्लियर है। तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर थोड़ा सा भी एनर्जी पा जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर का मतलब हीट एनर्जी, तो वो क्या करते हैं, रेंडमली मूव करने लगते हैं। समझ में आया। तो मैं मानता हूं कि अगर ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यही चीज़ मैं यहाँ बना रहा हूँ, लेंथ एल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। कैसे गया, ऐसे जा रहा है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, फिर यहाँ आया। बात समझ में आ रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, आपस में घूम रहे हैं। मैं एक इलेक्ट्रॉन देख रहा हूँ, ऐसा सभी करते हैं, मैं एक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो जहाँ से चलते हैं वहीं पे पहुँच जाते हैं, जहाँ से चल रहे हैं वहीं पे पहुँच जाते हैं। मैं इस रूम में हूँ, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, उस रूम में मैं कितना भी चल लूँ, कितने भी किलोमीटर, हज़ारों करोड़ों किलोमीटर, पर मैं तो रहूँगा तो इसी रूम में ना। तो मैं जहाँ से स्टार्ट किया अगर वहीं पहुँच गया तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना। ठीक है। तो जब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो हो गई, स्पीड जीरो नहीं होगी। यहाँ पे आप देखिए, अभी इस केस में स्पीड जो क्या है वो जीरो नहीं है, पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो जीरो हो जाती है, नेट वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए। बातें क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। और जिस स्पीड से ये घूमते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मैं वी नहीं मान रहा हूँ, मैं यू लेके चल रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी यू है, यू क्या है यहाँ पे मैं मान रहा हूँ इनिशियल। क्यों मैं इनिशियल ले रहा हूँ मैं भी आपको बताऊँगा, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, ताकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं, और उनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसलिए नेट वेलोसिटी जीरो है। यहाँ तक क्लियर है। चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए। ये अलग चीज़ है, डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इस फिगर को आप अलग अलग 3 सेक्शंस में बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए, आसान रहता है उससे। क्लियर है, चलिए। ठीक है, फिर से मैं एक बार फिगर बनाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कंडक्टर है जिसका एरिया ए है, लेंथ एल है, और उसमें एक कंडक्टर घूम रहा है। एक कंडक्टर कह रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्लियर है। तो इसका स्पीड क्या है, वो जीरो नहीं है, बट वेलोसिटी क्या है, वो जीरो है। तो मैं मानता हूं कि इफ u1 u2 u3 डॉट 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 un आर initial velocities of n electrons
देन इट्स एवरेज वेलोसिटी जो हो जाती है, सभी एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, टोटल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। देन एवरेज वेलोसिटी जो हो जाती है यू एवरेज, वो क्या हो जाती है u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un अपॉन n, वो क्या होती है जीरो होती है। क्लियर है? यानी u जो एवरेज वेलोसिटी होती है सभी इलेक्ट्रॉन्स का अगर जोड़ दिया जाए तो कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, और सबको मिला के हमको करंट दिखानी है ना, सबको करंट सबको मिला के दिखानी, सबका एवरेज मैंने बताया शुरू में बताया था आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो सब इधर उधर भाग रहे हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो तो इनिशियल जो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है एन इलेक्ट्रॉन्स की जीरो होती है। क्लियर है? ये कब है? जब एक सिंपल सा मेटल है, आप एक अंगूठी भी अगर पहने हुए हैं वो भी किसी मेटल से बना हुआ, तो उसमें भी अभी भी रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यहाँ से हम क्या कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी जीरो है, मतलब दैट इज देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेज। इसका मतलब कि कोई नेट फ्लो ऑफ चार्जेज हो ही नहीं रहा है, तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, दैट इज करंट क्या है जीरो है। समझ में आया? करंट क्या है जीरो है, कोई नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेज नहीं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, सब रेंडमली मूव कर रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब कोई हो नहीं रहा है तो करंट फ्लो हो नहीं रहा है, क्योंकि नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो हो जा रहा है। ठीक है? समझ में आया? ये कब? जब कोई भी हमने बैटरी अप्लाई नहीं की थी, रेंडमली था। अब हम क्या करेंगे कि उसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? मिटाऊं? चलिए अब ध्यान से समझिएगा होता क्या है। अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल है। क्लियर है? हम क्या करते हैं एक सेल लगाते हैं, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये निगेटिव टर्मिनल होता है। क्लियर है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल, ये क्लास 10 द्वारा पढ़ा होगा। ये क्या है? एक सेल है। ये क्या है? एक सेल है। ठीक है? और एक से ज़्यादा जब सेल को जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बैटरी। वो क्या कहलाती है? बैटरी कहलाती है। ये आपको चीज़ें पता होंगी, क्लास 10th में ही है। ठीक है? क्लियर है? तो जैसे ही हम इस सेल को कनेक्ट करते हैं इस कंडक्टर से, इस सेल को जैसे ही कनेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आपको बताया था। प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या इस डायरेक्शन में है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, कैपिटल ई। क्लियर है? कैपिटल ई ये हो जाती है, और ये तो एल है, ये तो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट होता है। यह मैं मान लेता हूँ यहाँ V है और यहाँ पे 0 है। एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट होता है, क्योंकि आपको पता है V इजिकल टू यहाँ पे E इंटू एल होगा। V इजिकल टू ई डी होता था, तो V इजिकल टू ई एल होगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर L है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गए जैसे सेल लगाए, तो एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो जाता है V। और इसी पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होता है। करंट क्यों फ्लो होता है? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
करंट हमेशा कहाँ फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। और क्यों फ्लो होती है, और फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और क्यों फ्लो होती है, पोटेंशियल की डिफरेंस के कारण। तो एक क्या होता है कि जैसे हमने सेल लगाया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई और V इक्वल टू EL, तो एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो गया। एक पॉइंट पे हमने V मान लिया और एक पॉइंट पे हमने 0 एज्यूम किया है, ध्यान समझिएगा, एज्यूम किया है। और क्या होती है, करंट फ्लो होने लगती है। जब करंट फ्लो होती है, क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। मैंने बताया था ना, करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लीजिए, आगे धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे धीरे धीरे चलते हैं। पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है, आगे बढ़ें। तो होता क्या है, अब होता क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई पोटेंशियल सेल लगाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है और एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो ये मिटा दूं मैं, ये मिटा दूं। तो अब होता क्या है कि इनको अब एक एनर्जी मिलती है इसकी वजह से। ठीक है, तो होता क्या है, ध्यान समझिएगा। अब ये जो कंडक्टर है वही कंडक्टर है, फिर से देखिएगा, वही कंडक्टर है जिस पे हमने बैटरी अप्लाई की है, V। पर इस बार क्या हो रहा है, ये लेंथ है, ये लेंथ है कंडक्टर की, ये एरिया है। तो इस बार क्या हो रहा है, ध्यान समझिएगा, इस बार ये आया, ये क्लियर है। तो अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इतना वो क्या हुआ, इतने का डिफरेंस आ गया ना। जहाँ से चला वहाँ पे इस बार नहीं पहुँच रहा है, इस बार क्या हो रहा है, जहाँ पे चला वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। इस बार क्या हुआ कि थोड़ा सा ड्रिफ्ट किया जा रहा है। इस बार नेट वेलोसिटी जीरो नहीं है, बात समझ में आ रही है? इस बार नेट वेलोसिटी जीरो नहीं है। अब उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, अब V हो चुकी है। अब उनको क्या किया जा रहा है, ड्रिफ्ट किया जा रहा है। एक्चुअली में रेंडमली ही मूव कर रहे हैं, सभी रेंडमली मूव कर रहे हैं अभी भी, पर इस बार नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। अब क्या होता है, इसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है और यानी V हो जाता है। और V क्या होता है इस बार, वो इस बार जीरो नहीं है। इस बार ना ही स्पीड जीरो है और ना ही वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती ड्रिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक लाइन में आ गए। मैं कह रहा हूँ कि मैं इधर उधर भाग रहा था, अब मैंने उसको जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, मैं अब सीधे खड़ा होगा, मैं मुझसे कहा गया कि आपको सीधे चलना है, आपको इधर उधर घूमना नहीं है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक लाइन में भैया खड़े हो गए और सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा अब हम लोगों को सीधे चलने, जैसे परेड चलती है ना, जैसे स्कूलों में आप लोग चलते हो, PT वगैरह होता है 26 जनवरी वगैरह का दिन, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं अब लोग एक साथ चलेंगे, एक डायरेक्शन में चलेंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे तभी तो करंट इधर जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे तभी तो करंट इधर जाएगी। क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है। तो सभी लोग क्या हो जाते हैं, सभी लोग अब एक नेट डिस्प्लेसमेंट अब जीरो नहीं रहता है। ठीक है ना, अब कुछ ड्रिफ्ट होता है, उनमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। वो वेलोसिटी जो एक्सटर्नल एफर्ट के कारण आगे आदमी जाता है। ठीक है ना, क्लियर है? तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स की अभी वेलोसिटी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उनकी अब वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, V हो चुकी है। ठीक है, तो सब आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, सब आपस में टकराते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आएगा रिलैक्सेशन टाइम, ये चीज़ क्लियर हुई,
यहाँ तक क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ तक नोट करिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, अब ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। फोर्स क्या होता है? F बराबर एम ए होता है, याद आ रहा है, और F बराबर क्यू ई भी होता है। ये चीज़ क्लियर है? क्यू ई, यहाँ पे इस बार मैं क्यू ना लेके मैं ई लूँगा, क्यू लूँ या ई लूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हुआ ना, ई स्मॉल ई, वो चार्ज वाला ई है, और ये कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई है। तो क्या फोर्स होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही एक फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स पुश करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। देखिए ये जो मैं पाथ दिखा रहा हूँ, यही पाथ एक इलेक्ट्रॉन जो पिछली बार था वो यही पाथ रैंडमली फॉलो किया था और ए से चला था और ए पे पहुँच गया था, पर इस बार थोड़ा सा पाथ चेंज कर रहा है और थोड़ा सा बी पे आ गया वो, यानी इस बार उसको ड्रिफ्ट किया जाएगा, थोड़ा सा वो ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है ना। वो ए से जगह पर बी पे पाया, थोड़ा सा आया इस साइड। क्लियर है? मेरी बात समझ रहा है? अगर मैं इस एरो को हटा दूं तो अब इस साइड आ रहा, थोड़ा सा इस साइड चला ना, ए से बी की तरफ शिफ्ट हुआ ना, कुछ ड्रिफ्ट हुआ, तो ये सभी चीजें क्या है? एक साथ ड्रिफ्ट होंगी, ठीक है। तो क्यों हुई? क्योंकि फोर्स लगाया गया, और फोर्स के कारण क्या मिला हमको? हमको मिला एक्सीलरेशन। हमको क्या मिला? एक्सीलरेशन मिला। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ई अपॉन एम। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या मिला हमको? ई अपॉन एम। एक्चुअली में ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो हमको लिखना चाहिए माइनस ई, हमको लिखना चाहिए माइनस ई, पर मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ इसलिए मैं माइनस साइन को हटा रहा हूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा, बेसर कहीं गलत हो गया, गलत नहीं है, माइनस ई होगा, पर मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ। तो क्या एक्सेलरेशन हुआ, और इस एक्सेलरेशन की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे, और इस ड्रिफ्ट, इस एक्सेलरेशन के कारण उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1 v2 v3 v4 डॉट 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 vn हो जाएगी। यानी उनकी वेलोसिटी में क्या हो गया? चेंज आ गया। अब उनकी वेलोसिटी क्या हो गई? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी वेलोसिटी क्या हो गई? v1 v2 v3 v4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लीजिए, धीरे धीरे मैं पढ़ाता चला हूँ, नोट करते चलिए। समझ में आया? चलिए अब देखिए, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखिए होता क्या है कि अब उनकी जो वेलोसिटी है, मैं एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहा हूँ, तो v1 क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा u1 प्लस ए टाउ 1, v2 इज इक्वल टू, उनकी वेलोसिटी बदल चुकी है, ड्रिफ्ट एक्सेलरेशन के कारण उनकी वेलोसिटी बदल चुकी है, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस ए टाउ 3, एक्सीलरेशन तो सेम मिला है ना सबको, डॉट 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 vn इज इक्वल टू un प्लस ए टाउ n। क्लियर है? सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होना है? सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बदल चुकी है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बदल चुकी है। अब हम क्या करते हैं? इसका एवरेज निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? इसका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो होता है जो इन सभी वेलोसिटी का एवरेज आता है उसी को कहते हैं वी ड्रिफ्ट। वी ड्रिफ्ट समझ में आया? यही वी एवरेज होता है इनकी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट करिए।
चलिए आगे देखते हैं। इस V1 को अब मैं लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अब मैं इस V1 को लिख रहा हूं V ड्रिफ्ट। तो V ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा? V ड्रिफ्ट हो जाएगा हमारा U1 प्लस ए टाउ 1 प्लस U2 प्लस ए टाउ 2 प्लस U3 प्लस ए टाउ 3 प्लस डॉट 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 UN प्लस ए टाउ n अपॉन n हो जाएगा ना। क्लियर है? U1 प्लस ए टाउ 1 प्लस U2 प्लस ए टाउ 2 प्लस U3 प्लस ए टाउ 3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब हमने क्या किया, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अब हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे। अब हमने क्या किया, U1 को एक तरफ कर लिया, तो U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN अपॉन n, ये एक तरफ कर लिया, और ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ 3, या ए कॉमन ले लीजिए आप, मैं तो ये कहूँगा ए भी कॉमन ले लीजिए। ए कॉमन ले लिया तो टाउ डॉट 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 टाउ n अपॉन n को एक तरफ कर लिया। क्या मैं इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अब ऐसे लिख सकता हूँ? इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन तो 0 आया था ना, ये तो 0 आया था, ठीक है। और इस पूरे सेक्शन को हम लोग टाउ मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? टाउ मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा? हमारा फाइनली आ जाएगा V ड्रिफ्ट हमारा अब हो जाएगा, V ड्रिफ्ट हो जाएगा 0 प्लस ए टाउ, ठीक है ना। इस पूरे टाउ 1 प्लस टाउ 2, इस एवरेज को हमने क्या मिलना है? टाउ। तो हमारा V ड्रिफ्ट क्या आ गया? V ड्रिफ्ट आ गया ए टाउ। समझ में आया? अगर मैं वेक्टर में बात करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, वेयर टाउ क्या है? वेयर टाउ क्या है? वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। वेयर टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई ए टाउ। यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लीजिए। इस फिगर को मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट करिए इसमें, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। और रिलैक्सेशन टाइम आपको पता है ना, वो टाइम, द टाइम दैट इलास्टेज बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक है ना। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? द टाइम दैट इलास्टेज, जो खर्च होता है, वो टाइम जो खर्च होता है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच, उसको क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। लिख लीजिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? द एवरेज टाइम दैट इलाप्सेज, इलाप्सेज मतलब खर्च होना, दैट इलाप्सेज between two successive collision of an electron is called रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये डेरिवेशन बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है ना। वो टाइम जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है भाई, जाके लड़ रहा है, कोलाप्स कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो वो टाइम जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच इलेक्ट्रॉन का होता है वही रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है। जब ड्रिफ्ट हम देंगे तो अच्छा आपस में इलेक्ट्रॉन से तो टकराएंगे ही, ठीक है ना। तो वो जो एवरेज टाइम होता है जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच होता है वही रिलैक्सेशन टाइम हमारा होता है। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अगर मैं एग्जैक्ट देखूं, आप ध्यान समझिएगा, क्या मैं वी ड्रिफ्ट को एक ही जगह पर, आप आइए एक ही जगह पर, क्या मैं ई अपॉन एम इंटू टाउ लिख सकता हूं? ई
एक ही जगह पर ई आ गया, एफ बराबर क्यू, ए बराबर क्यू अपन एम आया था ना, तो ई अपन एम। अगर मैं डायरेक्शन को भी अगर कंसीडर कर लूँ तो क्या मैं माइनस साइन लिख सकता हूँ? तो वी ड्रिफ्ट क्या हो गया? माइनस ई अपन एम इंटू टाउ, एम इंटू टाउ। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या डेफिनेशन निकल के आती है? देखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन देखिए आप, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए यहाँ तक। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों आया? पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, फिर हमने सेल जैसे ही लगाया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमको क्या हुआ? फोर्स मिला, फोर्स के कारण एक्सीलरेशन मिला, एक्सीलरेशन के कारण यू की वेलोसिटी वी हो गई, तो वही वी इक्वल टू यू टी, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ तक हो चुका है, आगे देखते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए क्या लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज defined as, drift velocity is defined as the average velocity, the average velocity gained by, GAINED, gain मतलब प्राप्त करना, gained by free electrons of a conductor in the opposite direction, in the opposite direction of externally applied electric field, ठीक है ना? यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी मैंने एवरेज निकाला था। एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी गेन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जो मिलती है ऑफ ए कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। चीज़ें क्लियर है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। क्लियर है? तभी तो मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया है करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? वीडी की डायरेक्शन क्या है? ये है ना, समझ में आ रही है बात? वीडी क्या है? ये एरो जो मैं दिखा रहा हूँ वो वेक्टर वाला साइन है, ये वेक्टर साइन का है एरो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ये है। समझ में आई बात? तो क्लियर हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लीजिए, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, है ना? आसान है, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आती है, ठीक है ना? और ये इन चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। तो मैकेनिज्म समझ में आया कि करंट कैसे फ्लो होता है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और दिखलाऊंगा। एक्चुअली इस बात को ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स क्या कह सकते हूँ, एक्ट एज ए कंटेनर किसका? एक्ट एज ए कंटेनर ऑफ एनर्जी फ्लो, दैट इज एनर्जी फ्लो
क्या होता है एक्चुअली में, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं वो क्या करते हैं, कंटेनर का काम करते हैं एनर्जी का। एक्चुअली फ्लो क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो। ध्यान समझिए कैसे होता क्या है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाया पॉजिटिव टर्मिनल से और एनर्जी लेकर गया, ये कंडक्टर ने एनर्जी को कंज्यूम कर लिया। फिर एनर्जी इसके पास खत्म, अब इसके पास आई इलेक्ट्रॉन। अब भैया आया कहा कि एनर्जी दे दो, ठीक है, तो करंट फ्लो होती जाती है, इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जी लेके जाता रहता है। तो एनर्जी को क्या करता है, ये कंडक्टर कंज्यूम करता है। तो वही तो होता है कि यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, इस पूरे प्रोसेस में केमिकल एनर्जी को, केमिकल जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एक्चुअली में प्रोसेस फ्लो किसका हो रहा है, पूरा प्रोसेस में हो क्या रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। एक्चुअली में फ्लो किसका हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होती है पर एक्चुअली में क्या फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होता है। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, पूरे प्रोसेस में क्या फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, हाँ, तो इस बार फिर से पूरी समरी की हम बात करें। ये कंडक्टर था, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने थे, 10⁻28 मीटर पर क्यूब। तो वो रेंडमली मूव कर रहे थे एट रूम टेम्परेचर पे, कितनी स्पीड से, 10⁵ मीटर पर सेकंड से। तो जब नेट उनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि सब एक ही रूम में है, आप इसी रूम में मैं जिंदगी भर चलता रहूँ तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, स्पीड जीरो नहीं होती थी, पर एवरेज वेलोसिटी जब निकालते थे सभी इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि सभी रैंडमली मूव कर रहे हैं, 1-2 मीटर ईस्ट गया तो 1-2 मीटर वेस्ट गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या निकाल लेते हैं, जीरो होती है। ठीक, फिर हम क्या करते हैं कि बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं तो सेल होता है, सेल को लगाते ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे जो रैंडमली मूव कर रहे थे, अब वो थोड़ा होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, उनको एक्सीलरेशन मिलता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो एक फोर्स होता है, एक फोर्स जब आता है तो एक्सीलरेशन मिलता है, और एक्सीलरेशन की वजह से जो रैंडमली जो मूव कर रहे थे उनकी वेलोसिटी बदल जाती है, वो यू से कितनी हो जाती है, वी हो जाती है। और अगर एन इलेक्ट्रॉन्स है तो U1 U2 U3 जो इनिशियल वेलोसिटी थी उनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, V1 V2 V3। और V1 इक्वल टू U प्लस AT, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता था, V बराबर U प्लस AT। तो V1 इक्वल टू U प्लस A टाउ 1। यहाँ पर हम लोग टी की जगह पर टाउ यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, वो टाइम, वो खर्च किया गया टाइम जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच होता है। क्लियर है, तो अब इसका क्या करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइंड है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज निकाल लेते हैं। फिर वो V1 V2 प्लस V3 का हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। उसकी एवरेज निकालने के बाद VD इक्वल टू A टाउ आता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन होती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस डायरेक्शन में वो फ्लो करने लगते हैं। VD की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में, पर करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यहाँ तक क्लियर है। और एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, करंट का फ्लो तो होता ही है, पर एक्चुअली में किसका फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। ये जो सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है और एनर्जी को देता जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी लेके जाता है, ये कंडक्टर कंज्यूम कर लेता है, फिर एनर्जी इसके पास खत्म हो जाती है, फिर इलेक्ट्रॉन आता है, फिर ये बैटरी देता है, भैया एनर्जी ले लो, फिर एनर्जी लेके जाता है, कंडक्टर कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तभी तो आप बैटरी चार्ज करते हो। आपने बैटरी मोबाइल गाना वगैरह सुन के, वीडियो लेक्चर देख के, पढ़ लिख के सब एनर्जी खत्म कर दी, फिर आपने बैटरी चार्ज किया। तो एक्चुअली में करंट तो फ्लो हुआ, पर एक्चुअली में फ्लो किसका हुआ, एनर्जी का फ्लो हुआ। चीज़ें क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप देखिए हो क्या रहा है। मैं ये कहता हूं ठीक है, ये हमारा एरिया हुआ, लेंथ ऑफ कंडक्टर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई। इस बार मैंने क्या किया, टर्मिनल बदल दिया है, टर्मिनल बदला, ध्यान समझिएगा। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है। इस बार इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में हैं, करंट इस डायरेक्शन में है, BD इस डायरेक्शन में है, VD इस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन ये है। यहाँ तक क्लियर है। और
इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। समझ में आया? मैंने टर्मिनल बदल दिया है। करंट इस बार कैसे फ्लो हो रही है, ये फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन इस बार ये है। यहाँ तक क्लियर है? फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। बस वही क्या किया मैंने, बैटरी का टर्मिनल बदल दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये मानता हूँ, मैं एक एज्यूम करता हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि मैंने 2 क्रॉस सेक्शन लिए। ठीक, मान लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये जा रहे हैं। ठीक, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये t इजकल टू 0 की मैं बात कर रहा हूँ। आफ्टर टाइम t बराबर t पे, यानी t फाइनल और t इनिशियल पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हुए वो यहाँ पहुँच गए। क्लियर है? तो जो पहुँचे, आपको पता है, तो अगर मैं निकालूँ तो dq चार्ज पहुँचा, तो dq जो चार्ज होता है वो n इंटू ई आएगा। q इजकल टू एन ई होता है ना, q इजकल टू एन ई होता है ना। तो वहीं से मैंने माना कि इतने टाइम 0 से लेकर t तक का मैंने एवरेज निकाला, तो मैंने dq चार्ज निकाला। तो dq चार्ज फ्लो हुआ t इजकल टू 0 से t इजकल टू टाइम t तक। क्लियर है? n इज ई, q इजकल टू एन ई, वेयर n क्या है, n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स हैं पर क्यूबिक मीटर। ऐसे लिख सकते हो, पर यूनिट वॉल्यूम, या आप ऐसे लिख सकते हो पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर। दिखाई दे रहा है, पर क्यूबिक मीटर है। एन क्या है, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर्स पर क्यूबिक मीटर है, पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर हमको टोटल चार्ज निकालना होगा तो हम क्या कर लेंगे, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर टोटल चार्ज निकालना है, देखो एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब हमको टोटल चार्ज निकालना होगा तो क्या मैं टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? एज टी इजकल टू 0 पे इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए यहाँ पे थे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। देखिए टर्मिनल भी देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। तो t बराबर 0, टी टाइम t के बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। तो माना कि dq चार्ज फ्लो हुआ, तो dq q इजकल टू एन ई, तो n इजकल टू एन इंटू ई। तो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से, तो हमने टोटल चार्ज निकाला, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान समझिएगा, देखिएगा। तो dq इजकल टू n, और वॉल्यूम की जगह पर क्या लिख दूँ मैं, वॉल्यूम की जगह पर क्या एरिया इंटू लेंथ कर दूँ, एरिया इंटू लेंथ इंटू ई हो गया। समझ में आया? डेरिवेशन देखते जाइएगा, सिंपल है। dq इजकल टू n इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू ई हो गया। अच्छा, तो एरिया हमको पता ही है, तो n हो गया, a हो गया, इस e को इधर लेते आ रहे हैं, e हो गया। ठीक, लेंथ को क्या मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम ना, वेलोसिटी इंटू टाइम ना। तो dt टाइम ले लूँ मैं, dt मान लीजिए t बराबर 0, dt क्या है, t माइनस 0 ना, t फाइनल माइनस t इनिशियल। ये क्या एक्चुअली में डेल्टा t है, पर मैं इसको dt डिनोट कर रहा हूँ, डेल्टा t। ठीक है, डेल्टा q को मैं कैसे डिनोट कर रहा हूँ, dq डिनोट कर रहा हूँ। तो एवरेज चार्ज और डेल्टा t टाइम में जो टाइम का चेंज है वो डेल्टा t है, मैं उसको dt ले रहा हूँ। तो क्या dt, तो dq इजकल टू NEAVD इंटू dt हो गया। dt टाइम में, स्मॉल टाइम में स्मॉल चार्ज फ्लो हुआ। अब इस dt को मैं इस साइड लेते आऊँ, तो dq बाई dt इजकल टू NEAVD आ गया। क्लियर है? और dq बाई dt की जगह पर क्या मैं i लिख दूँ,
तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी हो गया। समझ में आया? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, इट इज द, ये अलग चीज है, इट इज द रिलेशन बिटवीन, इट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया? नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहुंच कर नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ चुका है? हमारे पास रिलेशन आ चुका है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी आ गया है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की जगह पर क्या मैं ए टाउ लिख दूं? वी डी की जगह पर, इस वी डी की जगह पर मैं क्या ए टाउ लिख दूं? क्लियर है? ठीक, अच्छा अब ध्यान समझिएगा, I इजकल टू एन ई ए टाउ, ए की जगह पर क्या मैं ई बाई एम लिख दूं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वी डी की जगह पर ए टाउ लिखा है और ए की जगह पर ई बाई एम लिखा है। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, देखते जाइए, चीज़ें क्लियर हैं धीरे धीरे। पॉज करके नोट कर लिया करिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए अब देखिए क्या हो गया। अब आई क्या हो गया? आई हो गया एन ई और ई स्क्वायर हो गया ए टाउ ई अपॉन एम हो गया। क्लियर? क्या ये फिर हो गया? एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू ई हो गया। अच्छा अब देखिएगा, समझते चलिए धीरे धीरे, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। अब I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम, ई की जगह पर क्या मैं V अपॉन एल लिख दूं? आया था ना? देखो E इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, मैंने बताया था ना V इज इक्वल टू ई एल था, याद आ रहा है? V इज इक्वल टू ई एल बताया था, तो E की जगह पर V अपॉन एल हो गया। क्लियर है? अच्छा तो I अब क्या हो गया? I हो गया हमारा एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल इंटू वी। इसको एक पैकेट में कर लीजिए। यहाँ तक नोट कर दीजिए, यहाँ तक नोट करिए। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, जूम करता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आप देखते हैं, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इसे लेके आता हूँ। तो V इज इक्वल टू आई, क्या मैं इसको एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए लिख सकता हूँ? इसको मैंने इधर लेके गया, इसको नीचे लेके चले आए। क्लियर है? इसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये चीज़ है। क्लियर है? तो यहीं से आता है, यहीं से आता है हमारा ओम्स लॉ, वेयर E इजकल टू आई आर। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ, दिस इज द ओम्स लॉ, वेयर आर क्या है? आर है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, और ये क्या है?
ये है रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्लियर है? तो यहीं से आता है फार्मूला V इक्वल टू आई आर, वेयर आर क्या है? ml अपॉन NE² टाउ ए। तो क्लियर हुआ ओम्स लॉ? नोट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, क्या इसको मैं R इजिकल टू रो L अपॉन ए भी लिख सकता हूं? यही फार्मूला आपने पढ़ा होगा। रो इजिकल टू रो L बाई ए, R इजिकल टू रो L बाई ए। भैया रो क्या हो गया? रो हो गया M अपॉन NE² टाउ। दिस इज कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट है। और ये होता है हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये क्या होता है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यही होता है रो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसी को कहते हैं, या इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। तो समझ में आया? क्लियर है? तो हम लोगों ने प्रूफ किया ना ओम्स लॉ। तो शुरू में हेडिंग डाल लीजिएगा ओम्स लॉ। इस चैप्टर जब मैंने V बराबर INEVD से जो स्टार्ट किया था, वहां से हेडिंग डाल लीजिएगा ओम्स लॉ। चलिए देखिए ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा कि इफ ऑल environmental conditions like temperature, humidity, etc. are constant, then the voltage applied is directly proportional to current flowing through the conductor. Current flowing through the conductor, that is उन्होंने क्या कहा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये वहीं से आया IR। समझ में आया? यहाँ R क्या था? यह R क्या था? रेसिस्टेंस था। समझ में आया? और इसको हम लोग क्या लिख रहे थे? ml अपॉन NE² टाउ ए। क्लियर है? या क्या लिख रहे थे? रो L अपॉन ए। ये तो लिख रहे थे R को, याद आ रहा है? तो दिस इज द ओम्स लॉ। यार R क्या है? रेसिस्टेंस है। R क्या है? रेसिस्टेंस है। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है? आसान चीज़ आसान है, समझ में आ रही है?
ठीक है, तो देखिए अब रेजिस्टेंस में बात करते हैं।